learn a new chapter of chemistry of class 12th. Okay, so chapter name is coordination compound. तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानने से पहले जानेंगे कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे बनता है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या बॉन्डिंग होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके बाद हम उसके बारे में उनका नोमेनक्लेचर ये सब बहुत कुछ है, उसके बारे में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नाम शायद पहले सुने होंगे. जैसे बॉन्डिंग चैप्टर में हम पढ़े हैं 3 टाइप के बॉन्डिंग होते हैं. एक हुआ आयनिक बॉन्ड जिसमें आयन देता है. ठीक है, और एक हुआ सेकेंड हुआ कोवेलेंट बॉन्ड. सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड. उसमें क्या होता है, 2 एटम में शेयरिंग में होता है. ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. एंड अनदर वन इज थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम अपना दोनों लोन पेयर डोनेट करता है. और इसमें ना आयन देता है ना शेयरिंग होता है, इसमें डायरेक्ट डोनेट करता है. एक एटम पूरे अपना सारा इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, मतलब अपना लोन पेयर दूसरे को देता है. इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेम ही है. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो व्हिच इज डील्स विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. तो हमको पता चला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता किससे है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले इसका कुछ हिस्ट्री जानेंगे. मतलब छोटा सा स्टोरी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. मतलब सुने होंगे तुम एक राजा का नाम जिसका नाम था अलेक्जेंडर. ठीक, अलेक्जेंडर एक किंग थे जो, तो पता तो है ही कि किंग लोगों में लड़ाई होता था, बैटल होता था, लड़ते थे, जो जीतता था उसका वो राज्य होता था. तो वैसे ही उनका एक बैटल एक राजा से था. तो और बैटल में जीतने के लिए एक ट्रिक अप्लाई की. तो ये आप लोग सोचते हो कि मैं स्टोरी क्यों बता रही हूँ, ये तो हिस्ट्री हो जा रहा है और ये मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ. हिस्ट्री और केमिस्ट्री में रिलेशन क्या है. तो जो एक राजा कंपाउंड यूज किया था, मतलब एक चीज यूज किया था जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ कुछ रिलेशन है. तो चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं स्टोरी बता रही हूँ, जिससे हमको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पास्ट में भी कितना इंपॉर्टेंट था. ओके, तो जो कौन सा राजा था, अलेक्जेंडर. ओके, अलेक्जेंडर वो बैटल में जीतने के लिए एक कंपाउंड यूज किया था. वो था रेड कलर का. ठीक है, उसको बोलते हैं रेड डाई. और रेड डाई को कहाँ पे यूज किया, रेड क्या होता है, हमारा ब्लड का कलर. तो जो उसके अगेंस्ट में था, उसका एनिमी से बचने के लिए वो क्या किया, अपने सोल्जर्स को रेड डाई दे दिया और बोला अपने बॉडी पे लगा लो. तो इससे क्या लगेगा, एनिमी क्या सोचेगा कि मेरा जो अगेंस्ट, मेरे शत्रु जो अलेक्जेंडर का जो आर्मी है वो घायल है. तो उनको क्या लगेगा, वो लोग हल्के में ले लेंगे. जब कोई हमको लगेगा वो घायल है, हमसे वीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम उनको हल्के में ले लेते हैं. तो उनको हल्के में ले लिए. तो हल्के में लेने की वजह से क्या होगा, कौन जीतेगा, ये लोग हार गए, जो अगेंस्ट में था हार गए और अलेक्जेंडर जीत गए थे. अलेक्जेंडर वो बैटल जीत गए थे. तो इससे क्या पता चल रहा है, एक रेड डाई की वजह से, बस एक रेड डाई, वो कलर की वजह से वो लोग बैटल जीत गए. तो ये क्या, ये वही रेड डाई एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो जो रेड डाई कहाँ मिलता था, पहले मिलता था एक प्लांट होता था, प्लांट के रूट में. उसको प्लांट के रूट से एक्सट्रैक्ट करके वो लोग यूज करते थे. फिर वो प्लांट के रूट, फिर उसके बाद उसको सिंथेसिस किया गया हमारे लैब में. ठीक है, तो सिंथेसिस करने के लिए उसका फॉर्मूला तो जानना ही पड़ेगा ना, कि वो किससे बना, कहाँ से आया, वो सब तुमको जानना ही पड़ेगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई तो इन्वेंट किया होगा ना, कोई तो उसके ऊपर रिसर्च किया ही होगा. हाँ, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ये हुआ पास्ट का एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम यूज करते हैं, जो डाई यूज करते हैं. ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल लें पास्ट में से. तो हिस्ट्री में जैसे पेंटिंग में ब्लू कलर यूज होता था. तो ब्लू कलर क्या होता था, जैसे हम पेंटिंग को रख देते हैं तो ब्लू कलर फेड हो जाता था. फिर वो ब्लू कलर को रिप्लेस किया गया एक प्रूसियन ब्लू में. ठीक है, क्या है, प्रूसियन ब्लू.
प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू जो था, प्रूसियन ब्लू भी एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। प्रूसियन ब्लू यूज करने के बाद क्या हुआ, वो जो पेंटिंग था फेड नहीं हुआ, मतलब उसका हीट रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस पावर था, जिसके वजह से वो पेंटिंग बहुत कॉस्टली हुआ और उसका कॉस्ट बढ़ता गया। ठीक है, अभी भी वो पेंटिंग खरीदेंगे तो बहुत कॉस्टली हुआ। तो प्रूसियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है, Fe4 आयरन, ओके, FeCN, ओके, इट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। ठीक है, तो ऐसे ही शायद तुम्हें ये नया लगता होगा, एक नया चीज है, मैं इसके बारे में समझाऊंगी कि ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, क्या है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगी। ये बस एग्जांपल थी। ठीक है, ये प्रूसियन ब्लू तब यूज होता था। तो ये हम जाने हिस्ट्री के बारे में, एक जैसे ये ब्लू कलर का बोली और एक रेड डाई बोली। ठीक है, तो अब आएंगे हम प्रेजेंट डे में इसका यूज क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज। जब हम उसका इंपोर्टेंस नहीं जानेंगे तो हमको ऐसे लगेगा ना ये पढ़ के करेंगे हम क्या, हमारे डेली लाइफ में इसका काम ही क्या है। तो जब हम इसका यूज जान जाएंगे तो हमको शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे चैप्टर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आजकल बहुत सारे डाइंग में यूज होता है, डाइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फिर मेटालर्जिकल प्रोसेस में, ओके, एनालिटिकल रिएजेंट में, और इसको तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। और ऐसे करके बहुत जगह यूज हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट डे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इंपॉर्टेंट है बोल के तो हम पढ़ रहे हैं ना। और ये सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे डिफरेंट चैप्टर है हमारे +2 का इनऑर्गेनिक का। ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर है क्लास 2। ओके, देन ठीक है, तो हमको इसका हिस्ट्री पता चला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है और ये बाकी कंपाउंड से डिफरेंट क्यों है। हम जैसे कुछ इसका नाम कोऑर्डिनेशन दिया गया तो कुछ डिफरेंट ही होगा ना, तो ये डिफरेंट कैसे है और क्यों है। तो जैसे हम शुरू करते हैं कि जैसे सिंपल सॉल्ट सबको पता होगा, सिंपल सॉल्ट बहुत टाइप के होते हैं। तो सिंपल सॉल्ट का नाम जैसे हम डेली यूज करते हैं, डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। सिंपल सॉल्ट क्या है, जैसे हम हर दिन खाने में यूज करते हैं बाकी सब, उस सॉल्ट का नाम क्या होता है, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। ओके, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl एक सॉल्ट है। तो जब पहले मैं सिंपल सॉल्ट बताऊंगी, फिर बताऊंगी डबल सॉल्ट क्या होता है, फिर बताऊंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये सॉल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे सिंपल सॉल्ट NaCl हुआ, तो NaCl को हम पानी में डिजोल्व करते हैं। सब डिजोल्व करके देखिए होगा क्या होता है, पानी में जब डिजोल्व करते हैं ये पानी में मिल जाता है। ठीक है, पानी में पूरा मिल जाता है तो डिजोल्व होकर क्या करता है, ये अपने आयन में, कंस्टिट्यूट आयन में सेपरेट हो जाता है। जैसे एक और आयन क्या होगा, Na+ Cl-, तो Na+ एक आयन है और Cl- एक आयन है। ये केटायन है, वो आयन है, अपने आयन में डिसोसिएट हो गए, सिंपल सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है। तो जब हम वाटर में टेस्ट करेंगे, Na+ का टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, Na+ आयन हमको मिलेगा वहां पे, और Cl- आयन मिलेगा वहां पे, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो जब आयन मिलेगा तो हमको पता चल जाएगा ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है, NaCl पता चल जाएगा। ये तो सिंपल सॉल्ट हुआ। अब पढ़ेंगे हम डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट क्या होता है, तो डबल सॉल्ट में क्या होता है, दो सिंपल सॉल्ट का एडिशन कंपाउंड होता है। तो जो डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड होता है, तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल ले तो हम ले सकते हैं, एक सुने होंगे ये फिटकरी, जिसको हम पोटासियम बोलते हैं। ठीक है, पोटासियम और फिटकरी, मतलब और हम फिटकरी बोलते हैं। ठीक है, और एक लिख सकते हैं कार्नालाइट भी डबल सॉल्ट है। ओके, हाँ, और एक जो हम लैब में मैक्सिमम यूज करते हैं मूर सॉल्ट, वो भी एक डबल सॉल्ट है। उनको मैं इसका डिटेल्स में समझाती हूँ। ओके, मैं सिंपल सॉल्ट मिटा रही हूँ।
सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट भी एडिशनल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट में हम डबल सॉल्ट दो सॉल्ट को लेके बनता है। जैसे हम अगर फिटकरी का ले रहे हैं, ओके, उसका फॉर्मूला क्या होता है? होगा K2SO4 एक सिंपल सॉल्ट है, प्लस Al2SO4 ओके, प्लस 24H2 ओके। इसको हम रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2। तो ये क्या है? ये सिंपल सॉल्ट है। K2SO4 एक पोटेशियम सल्फेट एक सिंपल सॉल्ट है, Al2SO4 एक सिंपल सॉल्ट है, फिर वाटर दिया हम 24H2 और रिएक्ट करके बना है K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2। तो ये क्या हो? ये किसका फॉर्मूला है? ये है फिटकरी का फॉर्मूला। फिटकरी का यूज तो सब जानते ही होंगे, सुने ही होंगे इसका नाम। इसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? पोटास एलम, पोटास एलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या बोली? कार्नालाइट का। तो कार्नालाइट किससे बनता है? KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस MgCl2 प्लस 6H2। तो तीनों मिला के क्या हुए? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ये हुआ कार्नालाइट, ओके। तो ये डबल सॉल्ट मतलब ये क्या हुए? दो सॉल्ट को मिला के एडिशन कंपाउंड हुए। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे अभी डबल सॉल्ट के बारे में जाने, और डबल सॉल्ट हम अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है। जब डबल सॉल्ट को हम जैसे सिंपल सॉल्ट को पानी में डिजोल्व किए, हम डबल सॉल्ट को भी पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? डबल सॉल्ट भी पानी में उसको दिए डाले, वाटर में दिए, तो डबल सॉल्ट भी जो है ना, K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2, वो क्या होगा? वो भी अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब हमको आयन क्या क्या मिलेंगे? K का आयन मिलेगा, SO4 का मिलेगा, एल्यूमिनियम का मिलेगा, हमको इस सबके आयन मिलेंगे। तो आयन से हम पता कर लेंगे कि ये क्या, हम आयन से देखें तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि उसका सॉल्ट क्या है, ठीक है। देखो इसमें से अगर हम आयन मिलेगा, लेकिन आयन से हमको उसका वो अपना जो मेन सॉल्ट का प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करेगा। जो आयन मिलेगा उससे हमको सॉल्ट का नाम पता नहीं चल सकता, ठीक है। क्योंकि जैसे हम ये मिला दिए दूसरा मतलब आयन से हमको ऐसा लगे मे भी कि नहीं क्या ये दूसरा सॉल्ट है, ठीक है। तो उससे हमको आयन पता नहीं चलेगा कि उसका मेन सॉल्ट कौन सा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें हम क्या करेंगे? COCl3 प्लस 6NH3, ओके, दोनों को रिएक्ट किए तो ये क्या करेगा? COCl3 6NH3 ये क्या करेगा? एक कंपाउंड बनेगा NH3O6 एंड, ठीक है, ये कंपाउंड बनाएगा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये भी क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल को लेके एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, दो मॉलिक्यूल लेके। तो इसको भी जैसे हम डबल सिंपल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किए, ऐसे ही हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसमें इसका भी कंस्टेंट आयन आना चाहिए, लेकिन क्या होगा? इसमें जो इसका कंस्टेंट आयन क्या होगा? इसका
इसका कंस्टिट्यूएंट आयन होगा हमारा ये 3Cl माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 3+। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा CuNH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट 3+ एंड प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट आयन जो आया Cl माइनस। ठीक है, हम Cl माइनस का टेस्ट करेंगे, जब उसका मिल जाएगा Cl माइनस का आयन मिल जाएगा, पर जब हम इस CO का टेस्ट करेंगे तब हमको CO का आयन नहीं मिलेगा उसमें। NH3 का टेस्ट करेंगे, NH3 का भी नहीं मिलेगा हमें। देखो हमको क्या लगेगा कि उसमें नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है ना उसमें प्रेजेंट है, उसको CuNH3 होल 6 3+ आयन प्रेजेंट पूरा मिला के है। हमको CO का ना टेस्ट पॉजिटिव आएगा ना NH3 का आएगा। बट इससे क्या पता चल रहा है, जो इसके अंदर ये होने का रीजन क्या है, मतलब ये जो CO और NH3 के अंदर एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी वजह से ये लोग टूट नहीं पा रहे। जैसे हम फ्रेंडशिप में बोलते हैं ना कि हमारा फ्रेंडशिप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जैसे हम फ्रेंडशिप में बॉन्डिंग ऐसा होना चाहिए जिससे वो टूटे ना, उसी तरह इसमें इस टाइप का बॉन्डिंग है कि ये टूटता ही नहीं है। ठीक है, टूटता है पानी में डिजॉल्व करने से लोग सेपरेट नहीं होंगे। तो यही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मेन फीचर। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलते हैं सबसे डिफरेंट। ठीक है, ये सिंपल सॉल्ट से भी डिफरेंट है, डबल सॉल्ट से भी डिफरेंट है। तो हम इसमें जाने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। डबल सॉल्ट पानी में जब डिजॉल्व करेंगे वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और अपना मेन सॉल्ट का प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करेगा। बट ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब अपना उसका जो मेन सॉल्ट है वो उसका प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है। इससे हम बता सकते हैं जब पानी में डिजॉल्व करने के बाद इसका मेन सॉल्ट क्या होगा, अगर CuCl3 और NH3, इसको हम देख के बता सकते हैं। तो ये अपना प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स समझ ही गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम और डिटेल्स पढ़ेंगे। उससे डिटेल्स पढ़ने से पहले कुछ हम नेचुरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जानेंगे। नेचुरल मतलब हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग में पाए जाते हैं, जैसे हमारा बॉडी ले लो, बॉडी में ही क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड। तो ब्लड किससे बना है, हेमोग्लोबिन। हम बोलते हैं ना ब्लड में आयरन की कमी है, तो वही चीज जो ब्लड है, हेमोग्लोबिन है, किससे बना है, आयरन, Fe। तो Fe क्या करता है, Fe एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब Fe एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है हमारे ब्लड के अंदर, जो क्या हेल्प करता है हमारा, वो ऑक्सीजन ट्रांसफर में हेल्प करता है। ये तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स है ये चीज हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है, मतलब डिफिकल्ट है, मतलब एक अजीब सा बॉन्ड, अजीब सा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, जो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाता है। ठीक है, ये हुआ एक एग्जांपल हमारा हेमोग्लोबिन का, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। सेकेंड हम एग्जांपल लिए तो हमारे जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, प्लांट्स में जो, ओके रुको मैं लिख देती हूँ इसे। फर्स्ट हुआ हेमोग्लोबिन। ओके, हेमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Fe मतलब आयरन। ओके, आयरन इसका मेन मेटल है, ठीक, सेंट्रल मेटल है। ठीक है, और सेकंड अभी क्या बोली मैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, लीव्स में। तो लीव्स किसका, ये इसका मेन एलिमेंट क्या है, मेन सेंट्रल मेटल है मैग्नीशियम। ठीक है, ये हुआ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देखो हमारा ब्लड का रेड कलर है, हेमोग्लोबिन की वजह से उसमें आयरन पाया जा रहा है। सेकेंड हुआ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और एक ले सकते हैं हम विटामिन B12, जिसको बोलते हैं हम साइनोकोबालामाइन। तो साइनोकोबालामाइन किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोबाल्ट का। ठीक है, विटामिन B12। ठीक है, यहाँ 3 नेचुरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, फिर हमको पता चल गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, नेचुरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में डिटेल्स में, उसका स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब होता क्या है, वो किस किस चीज को लेके बनता है। ठीक है,
टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4 ब्लॉक। ओके, 4 ब्लॉक में पहला हुआ एस ब्लॉक एंड सेकेंड हुआ पी ब्लॉक, थर्ड हुआ डी ब्लॉक एंड फोर्थ हुआ एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हम जानते होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम व्हाइट कलर के होते हैं। ओके, अदर कलर कर सकते हो, और पी ब्लॉक के लिए ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जब डी ब्लॉक में हम आ जाते हैं उसमें मैक्सिमम एलिमेंट हमारे कलरफुल होते हैं। ठीक है, लाइक रेनबो में हमें 7 कलर होते हैं, ऐसे ही हमको डी ब्लॉक में बहुत सारे कलर के कंपाउंड मिलेंगे। और ऐसे भी कंपाउंड है जो एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, फिर भी डिफरेंट कलर देते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट कलर देते हैं। तो क्यों देते हैं? मतलब एक कंपाउंड डिफरेंट कलर कैसे दे सकता है? ये नॉर्मल सी चीज है कि जैसे उसका बॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, तो डिफरेंट कलर दे सकता है। जैसे कि आइसोमेरिज्म में पढ़ा है ना, तो जब उसका आइसोमेरिज्म आ जाएगा तो एक कंपाउंड डिफरेंट कलर दे सकता है। ठीक है, तो ये पता चला हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट कलर। और डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? डी ब्लॉक ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक में उनका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। तो हमारा इसका नेचुरल प्रॉपर्टी है, जब वैकेंट होता है वो लोग इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए। ओके, तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे वैकेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पहले पीरियड में जो है हमारे डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टिटानियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और भी प्लैटिनम, ये सब भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, प्लैटिनम, आयरन ले लो, कुछ भी, तो वहाँ के मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और वो भी कलरिंग, उनको डाई देते हैं, ठीक, कलर देते हैं। ओके, क्योंकि उनके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ओके, तो हम उसका जो हमारा मेन एलिमेंट होता है ना, मेन सेंट्रल मेटल किससे बनता है? डी ब्लॉक एलिमेंट से, ट्रांजिशन मेटल से। ठीक, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट बने। तो मैं नॉर्मल से सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, हम देखे थे जब मैं एग्जांपल दी थी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये मेटल है। ओके, और ये इसमें क्या समझ में आ रहा है? ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है और एक मेटल है। तो ये मेटल में कौन रहेगा? हमारा मेटल में रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, सेंट्रल मेटल, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल। उसमें क्या क्या आएगा? मैं क्या बोली? ट्रांजिशन मेटल आएगा। ट्रांजिशन मेटल, कोबाल्ट ले लो, आयरन ले लो, ये सब कपर, ये सब आएंगे सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल। और ये हुआ लिगेंड मतलब ये, इसको देखो एरो मार्क किधर है, मतलब ये हुआ इसको लोन पेयर देगा, ये हुआ डोनर एटम। ओके, इसको हम लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड। ये हुआ डोनर एटम। और ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये इसको डोनेट कर रहा है लोन पेयर, और ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जो बॉन्ड बना रहे हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। तो इसको छोड़ के अगर यहाँ पे एक एटम हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कोई यहाँ पे हो सकता है। तो इस यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? यहाँ और अगर यहाँ पे उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? सॉरी, काउंटर आयन। ओके, सो काउंटर आयन, बस यही, ये जो काउंटर आयन है वही बस आयोनाइज हो सकता है। ठीक है, आयन के फॉर्म में आ सकता है। ये इसका बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, नॉन ब्रेकेबल मतलब ब्रेक होगा नहीं, ये डेटिव बॉन्ड है हमारा। ओके, लिगेंड हो ये, यहाँ पे भी वही अगर यहाँ पर रहेगा, अगर यहाँ पर रहेगा, कहीं पे भी आप रख सकता है। ठीक है, वो एलिमेंट के मतलब वो कंपाउंड के साथ डिफर करता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसमें क्या हुआ? ये लिगेंड इसको डोनेट कर रहा है,
सी बात है, हम पढ़े हैं जब कोई अपना एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो क्या हुआ, लिगेंड क्या हुआ, लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो इसमें जो सेंट्रल मेटल है वो लुईस एसिड हुआ और जो लिगेंड है वो हुआ लुईस बेस। तो लिगेंड में क्या क्या आएंगे, सेंट्रल मेटल तो मैं बता दी कि ट्रांजिशन मेटल आएंगे। तो लिगेंड में क्या आएंगे, जिसके पास डोनर एटम है, मतलब जिसके पास जैसे लिगेंड है तो उसके पास डोनर एटम, जैसे वह NH3, ओके, Cl, ये सब उनके पास डोनर एटम होता है, ओके। तो वो लोग आएंगे लिगेंड में, लुईस बेस, ओके। तो ये क्या होता है, ये जो लिगेंड होता है, लिगेंड होता है वो लुईस बेस होता है। और ये काउंटर आया कि सेंट्रल मेटल, और इसमें और भी टर्म्स हैं जैसे प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी लिगेंड एंड सेकेंडरी लिगेंड। इसमें जो प्राइमरी लिगेंड कौन सा होगा, जो काउंटर आयन है उसको बोलेंगे हम प्राइमरी लिगेंड, ओके, जो आयनाइजेबल होता है। और जो ये लिगेंड है जो अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लिगेंड, ओके, सेकेंडरी लिगेंड, फिर सेकेंडरी वैलेंसी भी बोल सकते हैं। ये नॉन आयनाइजेबल होता है, हम देखिए ना पानी में डालकर तो आयनाइज हुआ क्या, नहीं हुआ, नॉन आयनाइजेबल होता है, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल, ये काउंटर आयन। हमको पता चल गया प्राइमरी सेकेंडरी, और जो ये जो स्क्वायर के अंदर इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हमको बहुत सारे टर्म्स जानने हैं, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, क्या क्या, सेंट्रल मेटल, लिगेंड, काउंटर आयन, प्राइमरी लिगेंड, सेकेंडरी लिगेंड। और इसको बताने वाले कौन थे, एक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंपाउंड जो एक्सप्लेन किए थे वो थे वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और एक थ्योरी भी दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़े, पहले चीज जाने की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिस्ट्री, कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री जाने, ओके, मैं बताती हूँ, ये सब अपना नोट कर लो। पहले उसका हिस्ट्री जाने की, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि मतलब कहाँ से आया, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं टाइप्स, और सेकेंड हुआ उसका इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री जाने, फिर हम इम्पोर्टेंस, फिर उसका नेचुरल सराउंडिंग में नेचुरल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या, हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, हो सब। फिर हमको पता चला, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर हम जाने डबल सॉल्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। फिर हमको पता चला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं, वो कैसा बनता है, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ये सब के बारे में। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस किस चीज को लेकर बनता है, किस किस कौन से एलिमेंट को, एक ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब एक लुईस एसिड और एक हुआ लुईस बेस। तो यहाँ पे हम हमारा क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।